कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है बेटा? इतना आसान सा कॉन्सेप्ट तो अभी आपको थोड़ी देर पहले चीख के समझाया, पर गलती कर दी ना। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। हम इन दो सेट्स की हेल्प से कितनी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सारे नंबर्स का पेयर सारे नंबर्स के साथ। एक सेट मान लेते हैं हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है। 6 एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन सेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में आ गए। 1 2 3 4 5 6। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविहान में, आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका बेसिक्स आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। वैसे तो ये टॉपिक के बेसिक्स आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्लास 11th पढ़े हुए तो टाइम हो गया है, तो हम क्लास 11th के उन बेसिक्स को फटाफट रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो क्लास 12th में उसका रेलेवेंट कंटेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, जो हमने क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आप देखो, दो सेट कंसीडर करो। एक सेट हम ले लेते हैं सेट ए, उसमें दो कलर्स आए, एक रेड और एक ब्लू। और एक हम सेट ले लेते हैं सेट बी, जिसमें बी, सी और एस। अच्छा, बी क्या है? बी डिनोट कर रहा है हमारे बैग को, स्मॉल सी हमारा डिनोट कर रहा है कोट को, और एस डिनोट कर रहा है हमारा शर्ट को। अब ये दो सेट्स तो भैया हमने ले लिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि हम ये पता लगाएं कि हम इन दो सेट्स की हेल्प से कितनी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये आप कैसे करोगे? ये करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, ए आपके पास रेड और ब्लू है और बी में आपके पास बी, सी और एस है। ठीक है भैया। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखो तो हम क्या क्या ऐसे बना सकते हैं। रेड बी यानी रेड बैग हम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। रेड सी बना सकते हैं, रेड शर्ट बना सकते हैं। ऐसे ही ब्लू के साथ हम बी ले लेंगे, ब्लू के साथ हम सी ले लेंगे और ब्लू के साथ हम एस ले लेंगे। तो टोटल हमारे आउटकम कितने हो गए? 6 आउटकम हो गए। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अच्छा, यहां से आप एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हो कि अगर हमारे किसी ए सेट में पी एलिमेंट्स है, ठीक है, और किसी बी सेट में हमारे पास क्यू एलिमेंट्स है, और हमको ये पता करना है कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसको निकालने का तरीका ये कि पी क्रॉस क्यू कर दो। पी को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपके कार्टेशियन सेट में मौजूद है। जैसे यही वाला एग्जांपल देख लो ना, ए में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो 2 into 3 कितना हो गया? 2 into 3 आपका हो गया कितना? 6 हो गया। तो ये देख लो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन सेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में आ गए हैं। तो ये आपका क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है जिसको रिवाइज कराना जरूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी हम लोग एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। फॉर्मल डेफिनेशन क्या कह रही है? इफ P and Q are two non-empty sets, मान लेते हैं P और Q हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी P में भी कुछ भरा हुआ है और Q में भी कुछ भरा हुआ है, दोनों एम्प्टी नहीं है। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? P क्रॉस Q is equal to PQ, जहां ये PQ क्या है? P हमारा P जो सेट है उसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और Q जो है, जो हमारा कैपिटल Q है, उस सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। P हमारा P को बिलोंग करेगा और Q हमारा Q को बिलोंग करेगा। इफ ईदर P और Q इज द नल सेट, अगर मान लेते हैं P और Q में से कोई भी एक नल सेट आ गया, देन P क्रॉस Q विल आल्सो बी एम्प्टी। अगर मान लेते हैं P और Q में से कोई भी एक सेट हमारा अगर नल हो गया, तो हमारा P क्रॉस Q भी कितना हो जाएगा? क्या होगा? एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये रही हमारी फॉर्मल डेफिनेशन किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अभी देखा है फटाफट, उसको हम जरा एक बार फिगर की हेल्प से भी समझ लेते हैं। फिगर की हेल्प से ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, एक सेट मान लेते हैं हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड। बी में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और 3। अब हमको क्या बताना है? हमको बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इसका। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होगा भैया? x1 x2 x3, ऐसे ही y1 y2 y3 z1 z2 z3।
तो ये जितने आ गए आपके पास ये 9, ये 9 क्या है आपके, ये टोटल हमारे सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसके टोटल एलिमेंट्स है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ए में हमारे पास p एलिमेंट्स है और बी में हमारे पास q एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, p क्रॉस q, p इंटू q। तो a में देखिए हमारे पास 3 एलिमेंट है, b में हमारे पास कितने 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। यानी ए और बी जो सेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, फटाफट बताओ 9, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ फटाफट रिमार्क्स देख लेते हैं। फटाफट मेरा साथ देना। पहला रिमार्क क्या है हमारा, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ the corresponding first element are equal and the second element are also equal। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या चीज है, आपसे अगर बोला जा रहा है कि आपके दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल तभी होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होगा। अगर आप ये बोलो कि नहीं भाई पहला एलिमेंट इक्वल है कि दूसरा नहीं है, या दूसरा है पहला नहीं है, तो इन दोनों केसेस में आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल माने नहीं जाएंगे। आपके ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी माने जाएंगे जब उनके फर्स्ट जो एलिमेंट है वो भी सेम हो, इक्वल हो, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। यानी अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास ए बी, ठीक है, और एक ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास सी डी, ठीक है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, ये बराबर तभी होंगे जब ए बराबर क्या होगा सी के और बी बराबर किसके होगा डी के। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। चलिए सेकंड देखते हैं, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b देन देयर विल बी pq एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, if a and b are नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर a और b हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड ईदर a और b इज एन इनफाइनाइट सेट, a या b दोनों में से कोई भी एक अगर हमारा इनफाइनाइट सेट है, a क्रॉस b भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट ही हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से हमारा लास्ट पॉइंट है, इफ a क्रॉस a इज इक्वल टू a b c, जहां a b c हमारा क्या है एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो इधर a b c को हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ये बेसिक से रिमार्क्स थे जो क्लास 11 से रिलेटेड है, लेकिन आपको ये रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रिवाइज हो गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो अब चूंकि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, अब हम अपने मेन टॉपिक रिलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दो दिख रहा है, एक ये बच्चा दिख रहा है और एक भाई साहब खड़े हुए हैं। अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं, इफ अ पर्सन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय सेज ही इज द सन ऑफ माय वाइफ। अब कोई इंसान खड़ा हुआ है, मान लेते यही खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है ना ये मेरी पत्नी का बेटा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इनसे कि ये हमारी पत्नी का बेटा है, ये ये इसकी पत्नी का बेटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन भाई साहब के क्या हो गए, सुपुत्र हो गए, बेटे हो गए। तो ध्यान से देखो अब, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द मैन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली ये जो है इसका बेटा है, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये जो हमने आपको बात बताई कि ये इनका बेटा है, इससे क्या समझ में आया, इससे एक चीज आपको ये समझ में आई कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो आपको क्लियर हो गया, क्या कनेक्शन है वो क्लियर हो गया। अब जब भी आप इनको देखोगे, इन दोनों को देखोगे साथ में, तो आप बोल दोगे भैया ये दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन सेट थ्योरी में क्या होता है, ठीक ऐसा ही सेट थ्योरी में हम करते हैं कि हम दो सेट ले लेंगे, एक सेट ए एक सेट बी, और इनके बीच में हम कुछ कनेक्शन निकालेंगे, और इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा होता है, उसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, बाय रिलेशन वी अंडरस्टैंड ए कनेक्शन और ए लिंक बिटवीन द टू। इन जनरल टर्म वी अंडरस्टैंड एंड कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द टू। यहां तक बात क्लियर हो गई। लेकिन सेट थ्योरी में क्या होता है, सेट थ्योरी का मतलब है कि हम किसी भी दो सेट के बीच में कनेक्शन स्थापित करते हैं, कनेक्शन बताते हैं कि कैसे सेट ए का फला एलिमेंट सेट बी के फला एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसी कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये इनफॉर्मली आपको रिलेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा।
अब हम जरा रिलेशन की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन में रिलेशन की क्या कह रही है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अच्छा, एक सेट हमारे पास क्या है, ए है, नॉन एम्प्टी है। एक सेट क्या हमारे पास बी, वो भी कैसा भैया, नॉन एम्प्टी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसका अगर हम बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी मेरा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए और बी सेट का, इसी का ही सबसेट, कोई सा भी सबसेट हो सकता है, कई सारे सबसेट हो सकते हैं, इसी के ही सबसेट को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है ना। अच्छा, क्या पूरा का पूरा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, इसका एक सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है आप, कि सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेयर ईच ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी in the relation indicate that element A in the set A is related to element B in the set B। तो ये जो A क्रॉस B आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपको बताता है कि A जो है आपका ये सेट A में है और B जो है ये स्मॉल, ये सेट B का एलिमेंट है। तो A B से किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से कनेक्टेड है, तो यही चीज हमारी क्या होती है, रिलेशन कहलाती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है ना, ये तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट एलिमेंट, और ये क्या है हमारा सेकंड एलिमेंट। तो ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है ना, ये हमारी कहलाती है इमेज। ठीक, यानी रिलेशन अगर आप एक मशीन की तरह इसको समझो, एक रिलेशन आपकी मशीन है, उसमें आपने एक फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का इनपुट डाला, तो आपको सेट बी का एक आउटपुट मिलेगा, वो क्या कहलाएगी, हमारे सेट ए की इमेज कहलाएगी। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रिलेशंस की डेफिनेशन आपको फॉर्मल डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, अगर नहीं भी हुई ना तो हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाते हैं, टेंशन लेने का नहीं। ध्यान दो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, एक सेट हमारे पास पी है और एक सेट हमारे पास क्यू है। अच्छा, पी सेट में हमारे कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है भैया, कौन कौन से, ए बी और सी। और क्यू में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, तो भैया हमारे पी में हो गया। अब क्यू में हमारे पास अली भाई साहब है, भानु भैया है, बिनोय है, चंद्रा है और दिव्या है। 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे हैं। ठीक है ना, उनके नाम लिखे हुए हैं। और सेट पी में क्या हमको सिर्फ ए बी सी दिया हुआ है। अच्छी बात है भाई। तो अगर हमसे कोई बोले कि भैया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा मेरा क्या, पी क्रॉस क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये तो हमको मालूम है, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हम जरा पी क्रॉस क्यू के जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सब लिख लेते हैं फटाफट। तो ध्यान से देखो, इसके एलिमेंट्स का क्या हो जाएंगे, ए अली हो जाएगा, ए भानु हो जाएगा, ए बिनोय हो जाएगा, ए चंद्रा हो जाएगा, ए दिव्या हो जाएगा। कहते ही नहीं, फिर हमारा बी, बी अली, बी भानु, बी बिनोय, बी चंद्रा, बी दिव्या हो गया क्या, नहीं अभी सी बचा हुआ है। ऐसे सी अली, सी भानु, ऐसे होते होते सी दिव्या तक ये जाएगा। तो ये जो है टोटल हमारा, ये क्या है हमारा P क्रॉस Q, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, P क्रॉस Q, P और Q दो सेट्स का। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, एक रिलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो मेरा रिलेशन R रहेगा, ये असल में क्या होगा, ये हमारे इस P क्रॉस Q का ही सबसेट होगा। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब हम रिलेशन क्या निकाल रहे हैं, हमने रिलेशन एक इंट्रोड्यूस किया कि R इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जहां पे x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। x जो है वो हमारे जो नेम y है उसका क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा। तो अब बताओ भैया उसका रिलेशन क्या क्या होगा, उसके हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो देखो r हमारा क्या क्या होगा, हमसे क्या बोला है, x जो है वो हमारे नाम का क्या होगा, पहला लेटर होगा। तो ये जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स इसको हम एक एक कर ध्यान से देखते हैं। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये x है a, और ये क्या है हमारा, ये हमारा x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। हमारा जो नेम y है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, वो भी हमारा a है। ठीक है ना, तो ये हमारा एलिमेंट आ जाएगा a अली। ठीक, अब इसको देखते हैं, a भानु, क्या ये हमारा रिलेशन में एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये a है और ये हमारा क्या होना चाहिए, a से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये b से शुरू हुआ है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमारा रिलेशन क्लियरली डिफाइंड है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, तो ये हमारा नहीं आएगा। लेकिन
बी और भानु आ जाएगा, जो इसमें नहीं मेंशन है लेकिन कहीं ना कहीं बीच में वो जरूर होगा, तो बी और भानु आ जाएगा। ऐसे बी और बिनोय भी आ जाएंगे और सी और चंद्रा भी आ जाएंगे। लेकिन दिव्या यहाँ पर आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इधर केवल ए बी और सी ही है, डी है ही नहीं। बात समझ में? तो ये जो होगा हमारा आर इज इक्वल टू ए अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्रा, ये हमारा हो गया क्या? रिलेशन हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका रिलेशन होता है वो हमारे P क्रॉस Q यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका क्या होता है? सबसेट होता है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा पूरा एक बड़ा सेट है P क्रॉस Q, और जो हमारा R है ये क्या है? ये इसका एक सबसेट ही तो है। तो हमारा रिलेशन R हमेशा हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q का क्या होता है? सबसेट होता है। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो गई तो फटाफट इसी चीज को हम एक डायग्राम से भी समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं। तो देखो, ये P हमारा सेट है, ये Q सेट है, ठीक है। P में हमारे पास 3 एलिमेंट है A B C, और Q में क्या हमारे पास अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। तो हमारे जो रिलेशन के एलिमेंट्स थे वो क्या क्या होगा? A अली, B भानु, B बिनोय और C से चंद्रा। दिव्या यहाँ पर अकेली रह गई। क्यों अकेली रह गई? क्योंकि कोई ऐसा यहाँ पर D है ही नहीं जो कि इसके साथ जुड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशंस। ठीक, चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम रिलेशन को बोलें तो क्या होगा? अ रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन क्या? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ये जो हमने पीछे देखा ये भी क्या था? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट था। ये ध्यान से देखो ना, ये क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट एस्टैब्लिशेस ए कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। जो कि हमारे दो गिवन सेट्स के बीच में क्या बताता है? उसके एलिमेंट्स के बीच में एक कनेक्शन बताता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई हमारे रिलेशन की सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन। चलो भैया फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मान लेते हैं कैपिटल R हमारा सारे रियल नंबर्स का एक सेट है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। What do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent? ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हमसे बोला क्या जा रहा है कि R क्या है? हमारे सारे रियल नंबर्स का क्या है? एक सेट है। चलो लिख लेते हैं भैया उस सेट को हम पहले। तो रियल नंबर्स का सेट क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा कुछ माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा। सारे रियल नंबर्स है ना इसमें, तो नेगेटिव जितने नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे। और क्या इंटीजर का नहीं बोल रहा, रियल नंबर का बोल रहा है, इसमें फ्रैक्शंस भी सब आ जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर हम ऐसे देखें तो ये मेरा हो जाएगा -3, -2, ठीक, -1, और इसके बीच में जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है वो सारे भी इंक्लूडेड होंगे। 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलते कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होगा? मेरे सारे रियल नंबर्स का सेट होगा। ठीक है भैया, चलो ये केवल इंटीजर्स नहीं है, यहाँ मैंने सुविधा के लिए इंटीजर्स लिखा है, लेकिन इनके बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट होंगे ना, फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, वो सब भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि वो भी क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर ही होते हैं। सिंपल सी भाषा में आपकी नंबर लाइन में जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, चलो अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R? अगर मैं R क्रॉस R एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो वो क्या आएगा? वो एक हमारा सेट आएगा जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे? वो हमारे R के जितने भी नंबर्स हैं, और एक और सेट R ले लो, उसमें भी उतने ही नंबर्स होंगे, उनमें एक एक का पेयर। तो आप समझ रहे हो, सारे नंबर्स का पेयर सारे नंबर्स के साथ, यानी ये हमारा एक इनफाइनाइट लगभग सेट हो जाएगा। ठीक है ना? लगभग, पूरा इनफाइनाइट तो नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा नंबर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये ऐसे 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 ऐसे, मान लो -3, -2 भी होगा इसमें, ठीक, -3, 2 भी होगा इसमें, इसमें मेरा 2 और -3 भी होगा, और इसमें मेरा क्या क्या होगा? 4 और -8 भी होगा, और इसमें क्या क्या होगा? मेरा -12 और 16 भी होगा। यानी जितने भी मेरे रियल नंबर्स हैं वो अपने आप के जितने भी दूसरे रियल नंबर्स है दूसरे सेट में, उनके साथ क्या बनाएगा? पेयर्स बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, जो सारे क्या डिनोट करेंगे? इन ऑर्डर्ड पेयर्स को डिनोट करेंगे। अब आप ध्यान से जरा आंख बंद कर करके सोचो कि ये असल में डिनोट क्या कर रहा है?
ये सारे जो इतने सारे पॉइंट्स हैं, सब क्या हैं? ये हमारे एक्चुअल में 2D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अगर ये मेरा 2D प्लेन है, ये एक्स एक्सिस ले लूं, ये वाई एक्सिस ले लूं, तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को आप इस प्लेन में प्लॉट कर सकते हो। हाँ या ना? जब आप इसको प्लॉट कर सकते हो तो ये पूरा का पूरा प्लेन क्या हो जाएगा आपका? भर जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा प्लेन आपका भर जाएगा तो यही क्या कहलाएगा आपका? ये हमारा टोटल प्लेन हो जाएगा। बात समझ में? ये हमारा पूरा प्लेन भरा हुआ, यानी r क्रॉस r जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा एक 2D प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसमें 2D प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब डिनोट हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम r क्रॉस r ले, यहाँ पर तो क्या हो रहा था भैया? ये पॉइंट्स आ रहे थे, ठीक, जो हमारे 2D प्लेन में थे, लेकिन यहाँ पर एक r और आ गया, यानी इस r क्रॉस r को हम एक r से और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें तो उसमें क्या आएगा? तो उसमें जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो सिर्फ 2D में नहीं रह जाएंगे, वो हमारे पूरा 3D स्पेस कवर करेंगे। तो हमारा r क्रॉस r क्या डिनोट कर रहा था? ये हमारा डिनोट कर रहा था ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन, ठीक। वही मेरा r क्रॉस r ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। बात समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो भैया फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अब हमको 3 कॉन्सेप्ट समझने, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होती है। एक एक करके तीनों को समझते हैं। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है? डोमेन असल में हमारे सारी इनपुट वैल्यूज को कहा जाता है जिसमें हमको वैलिड आउटपुट मिल रहा हो। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? द डोमेन ऑफ ए रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमारा रिलेशन क्या होता है भैया? एक सेट होता है किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो उसमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे फर्स्ट एलिमेंट को अगर आप इकट्ठा कर दो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे उस रिलेशन की। इन सिंपलर टर्म्स इट्स द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स और एक्स वैल्यूज दैट अपीयर इन द रिलेशन। तो एफ एक्स वाई, तो ये जो एक्स है हमारा, ये क्या है? हमारा डोमेन होगा। X represents the domain of the relation which is the set of all possible values of input values of X। यहाँ आपको बात क्या समझ में आई? यहाँ बात समझ में आई कि आपका सेट क्या होता है, आपका रिलेशन क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होते हैं भाई? 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक पहला एलिमेंट और एक दूसरा एलिमेंट। तो जो आपका सेट है उसमें जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबके फर्स्ट एलिमेंट्स को आप इकट्ठा कर लो। वो फर्स्ट एलिमेंट को जब आप इकट्ठा कर लोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा उस रिलेशन का। बात समझ में आ गई? चलो भाई अब हम देखते हैं कि रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है। अभी हमने क्या किया? डोमेन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उन सबको इकट्ठा किया। अब आप क्या करो? जो सेकंड एलिमेंट है ना, उनको इकट्ठा कर लो। उनको जैसे आप इकट्ठा करोगे तो वो जो सेट बनेगा वो हमारा कहलाएगा, हमारे रिलेशन की रेंज कहलाएगी। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? द रेंज ऑफ अ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, जो हमको मिली आउटपुट वैल्यूज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेशन when the input values from the domain are used। ये जो y होगा आपका, ये क्या डिनोट करेगा? आपका रेंज ऑफ अ रिलेशन को डिनोट करेगा। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। चलो क्योंकि आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो अब हम क्या करते हैं? इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखो मेरा 1 इनपुट पर b आउटपुट है, ठीक है ना, 2 इनपुट पर d आउटपुट है, 3 पर भी मुझको b मिल रहा है, 4 पर मुझको a मिल रहा है। तो ये जितनी इनपुट वैल्यूज है सेट a की इनपुट वैल्यूज, ये सारे क्या है? हमारी डोमेन होगी। और ये जो हमको मिल रही है ए बी और डी, सी की बात नहीं करूं, सी हमको मिल नहीं रही है, सी को आप छोड़ दो, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है और डी मिल रहा है। तो जो हमको एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है हमारे वैलिड इनपुट पुट करने पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये सी को भी मैं इंक्लूड कर दूं तो क्या होगा? यही बात है जो आपको आनी चाहिए। वो क्या होगा? उस चीज को हम बोलेंगे कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या होती है इसको भी समझते हैं। कोडोमेन जो हमने आपको बताया था कि वो एक सी छूट रहा था ना, उस सी को भी अगर आप इंक्लूड कर दो, यानी जो आपके पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम्स हैं उस पूरे सेट को अगर आप ले लो तो वो क्या हो जाता है? आपका कोडोमेन हो जाता है। रेंज क्या होता है? जो एक्चुअल आपका आउटकम आता है वो। लेकिन कोडोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The codomain is the set that contains all possible output values of a relation। ठीक है ना?
अच्छा, रेंज में क्या होता है? रेंज में हमारी सिर्फ एक्चुअल जो वैल्यूज हमको आउटपुट मिलती है वो रेंज होती है, और जो नहीं भी मिलती लेकिन आउटकम में पॉसिबल है कि वो आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। इससे आपको क्या बात समझ में आई कि रेंज आपका कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। कोडोमेन एक लार्जर सेट है, उसका सबसेट क्या है? रेंज। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना? चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रेंज और कोडोमेन ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो फटाफट हम कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। देखो, पहला क्या हमारा? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक ऐसे ही रेंज और ठीक ऐसे ही कोडोमेन के बारे में आपको बताया गया। और जो मैंने आपको समझाया था कि रेंज हमारा कोडोमेन का क्या होता है? एक सबसेट होता है, तो वो आपके पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशन को आप रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली ईदर बाय रोस्टर मेथड से भी कर सकते हो या सेट बिल्डर मेथड से भी कर सकते हो। ये दोनों मेथड आप क्लास 7 में पढ़ ऑलरेडी चुके हैं, ठीक है? एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, जो आपको मैं फिगर के माध्यम से बता भी चुका हूं कि आप किसी भी रिलेशन को एक एरो डायग्राम की हेल्प से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना? चलो, अब यहां तक आपको अगर क्लियर हो गया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? लेट्स कंसीडर अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए, आपको दिया हुआ है, सेट बी ये दिया हुआ है, और रिलेशन आपको ये डिफाइन किया हुआ है। आपको क्या डिटरमाइन करना है? डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है और कोडोमेन बतानी है। और आपको ये भी बताना है कि क्या आपकी रेंज कोडोमेन के बराबर है। अगर है तो एक्सप्लेन कीजिए, और अगर नहीं है तो भी एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल। 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ यार। संदीप भैया, YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिवहन एप्लीकेशन।